Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss most important MCQs of Law GAT presented by Advocate Kashfa 786. सब्जेक्ट जो है वो है जी लीगल एथिक्स और लीगल एथिक्स का जितना भी जो सिलेबस है वो रिक्वायर्ड है फॉर लॉ गेट एग्जाम्स वो इसमें मैंने मेंशन कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. क्वेश्चन इज द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार कौन से रूल्स वर फॉर्मुलेटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में इसको फॉर्मुलेट किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1962 में जो था लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल जो रूल्स थे उनको फार्मूलेट किया गया था. नेक्स्ट है जी एज पर कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर रूल नंबर 134 क्या कहता है? अच्छा, सिंपल वेज में ये रूल एक्सप्लेन करता है ड्यूटी ऑफ एडवोकेट मेंटेन डिग्निटी ऑफ हिज प्रोफेशन. लाइक लड़ाई झगड़े में इसने अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि फिर ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा लड़ रहा है, ये कहा जाएगा कि एक एडवोकेट ने दूसरे बंदे के साथ झगड़ा किया है. ये जो रूल है ये भी कहता है कि एक एडवोकेट अपने आप को किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेगा, अपनी डिग्निटी और वकार को मेंटेन रखेगा, क्योंकि अब वो एडवोकेसी के प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है, वो एक एडवोकेट है, अपने प्रोफेशन के साथ इसने अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है. नेक्स्ट रूल नंबर 135 क्या कहता है जी? एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट. अच्छा, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट. एडवोकेट जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को वो अपना विजिटिंग कार्ड बनवा सकता है, इसके ऊपर अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखवा सकता है, लेकिन वो बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगा सकता. इसमें सिंपल ये बात की गई है और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एडवोकेट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एडवोकेट. तो नेक्स्ट जो ये है रूल नंबर 137 कि ये बात करता है कि आप दूसरे एडवोकेट की एब्सेंस में इसकी पार्टी के साथ आप किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं कर सकते. ये रूल नंबर जो है 137 बात करता है. और इसके अगर हम ऑप्शन के फॉर्म में देखें तो इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी. बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे फिर कंट्रोवर्सी होगी जो कि इस प्रोफेशन के अगेंस्ट है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते. नेक्स्ट रूल नंबर 139 है जो वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? इसमें सिंपली बताया गया है कि अगर क्लाइंट चाहे तो वो अपने लॉयर को चेंज कर सकता है, और इसमें वो जो एडवोकेट है वो कुछ भी नहीं बोलेगा. 139 रूल में इस चीज़ के बारे में बात की गई है और ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है. और पेपर में अगर ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी कि इसका राइट जो आंसर है वो हम देखते हैं कि वो क्या होगा इस स्टेटमेंट का. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रूफर ऑफ असिस्टेंस. ठीक है, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल नंबर 141 में सिंपली ये बात की गई है कि वैसे तो आप लोगों ने आपस में कोई फ़ी वगैरह जो है वो डिवाइड नहीं करनी, लेकिन अगर आप एडवोकेट के दरमियान ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है तो फिर आप फ़ी को आपस में डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका जो पेपर में जब ये स्टेटमेंट आती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट का जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं जी. क्या है? ऑप्शन है ए प्रॉपर एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज़ प्रॉपर. ठीक है, नो डिवीजन फीस विद एनी पर्सन. ठीक हो गया. नेक्स्ट जो इसका रूल नंबर 142 है ये क्या कहता है कि एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स को मेंटेन रखेगा. ठीक है, तो ये इसमें इस चीज़ के बारे में बात की गई है इस स्टेटमेंट के अंदर. तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए इसको MCQs की फॉर्म में अगर हम देखें तो फिर इस स्टेटमेंट का, अच्छा मैं आपको इसलिए ऐसा पढ़ा रही हूँ रूल नंबर 142 बिकॉज इतना टाइम नहीं है और लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा. तो इस आंसर का जो राइट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल जो है सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट जो है जी रूल नंबर 143 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो रूल नंबर 143 ये कहता है कि जूनियर यानी कि जो यंगर मेंबर्स हैं शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स के लिए उन्हें हमेशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और जो सीनियर है उनका एटीट्यूड जूनियर की तरफ जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए. ठीक है, ये जो है जी इसका मेन क्रक्स है इस रूल नंबर 143 में इस चीज़ के बारे में बात हुई है. रूल नंबर 144 में ये बात की गई है कि मोर देन वन एडवोकेट अगर किसी एक केस में
इंक्लूडेड हैं तो फिर ये होगा कि जो जूनियर है वो सीनियर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और उसको असिस्ट करेगा, बट अगर सीनियर कहेगा तो जूनियर जो है उस केस को लीड भी कर सकता है। तो इसका जो है कितने से ज़्यादा लॉयर्स हों तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 से ज़्यादा अगर एडवोकेट हों तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये रूल नंबर 144 में बात की गई है। तो ये जो थी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट कौन सा रूल है? 145 में सिंपली ये बताया गया है कि एक एडवोकेट को ये नहीं करना चाहिए कि वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी से या फिर जिस राइट में वो इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट जाए या फिर अपना कोई इंटरेस्ट निकाले, यानी कि उसे सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, उसे पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। तो इस रूल 145 में ये बात की गई है। ठीक है, तो पेपर में जब ये स्टेटमेंट आएगी तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शेल नॉट, यानी कि एन एडवोकेट शेल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट। देखा, एडवर्स टू अ क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस, वही बात हो रही है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है बहुत ही सिंपल वे में। रूल नंबर 147 कहता है जी, अगर एक क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आया है और जिस बंदे के खिलाफ वो केस कर रहा है, इस बंदे के, इस पार्टी का इस एडवोकेट के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, तो ये एडवोकेट इस क्लाइंट को केस लेने से पहले अपना रिलेशन जो है वो उसे डिस्क्लोज करेगा ज़रूर। ये जो है उसकी लायबिलिटी है कि एडवोकेट की को उसको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका जो है पेपर में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा उसका फिर राइट ऑप्शन होगा रिलेशन। देखा, उसका कोई भी रिलेशन है तो उसको डिस्क्लोज करना है इसे विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन interest if any the subject matter of such employment। ठीक है, तो if any with the adverse party and his professional employment। ठीक हो गया, ये वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है गई है। और ये रूल नंबर नेक्स्ट है जी, रूल नंबर 148। रूल नंबर 148 इसमें ये कहा गया है कि एक एडवोकेट जो है वो दोनों पार्टीज के साथ मिलते हुए क्लाइंट्स के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के पैसे वसूल नहीं करेगा। ये रूल नंबर 145 में 148 में बात की गई है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो राइट आंसर है इस स्टेटमेंट का वो है जी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, बिकॉज इससे फिर ये हो सकता है एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट एज एन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के तौर पर। रूल नंबर 150 किस चीज़ के बारे में बात करता है? कहता है कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करेगा। जो लॉयर है ना वो उसे मना किया गया है कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं कर सकता। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसका जी, पेपर में अगर आता है तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो होगा हिज ओन। वही बात होगी ना, हिज ओन। देखिए, एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद ओन, यानी कि वो उसकी प्रॉपर्टी के साथ अपनी नहीं मिक्स कर सकता। रूल नंबर 151 किस चीज़ के बारे में बात करता है? एक एडवोकेट किसी दूसरे बंदे को कोई भी केस स्टार्ट करने की एडवाइस नहीं देगा। वो अननेसेसरीली जो है लिटिगेशन की एडवाइस किसी भी पार्टी को अपने क्लाइंट्स वगैरह को नहीं करेगा। ये इसमें बात हुई है रूल नंबर 151 में। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिर इस स्टेटमेंट का जो राइट आंसर है ऑप्शन की फॉर्म में वो होगा ऑप्शन ए, कंसल्टेड। देखा कि अगर उसे कोई कंसल्ट करने आया तो वो उसे कोई ऐसी वैसी एडवाइस नहीं देगा, फेयर हो के काम करेगा। तो नेक्स्ट जो है जी रूल नंबर 152 क्या कहता है? एक एडवोकेट जो है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर किसी दूसरे बंदे को ये एडवाइस नहीं करेगा कि वो वायलेशन करे लॉ की ना, मतलब वो ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम ये कर लो, कोई बात नहीं यार, तुम्हारा दोस्त वकील है वो संभाल लेगा सब कुछ, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो इसमें इस चीज़ से मना किया गया है। तो इसका देखा, इसका अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, वायलेशन, कि वो जो शैल नॉट एडवाइस द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो नेक्स्ट जो रूल नंबर 155 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? अगर हम 155 को देखें तो रूल 155 कहते हैं कि जब एक क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आया तो आपने उस केस के मुतालिक जो फ़ी डिसाइड करनी है वो बिल्कुल स्टार्ट में चार्ज करनी है। तो इसमें ये देखें कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स कंसर्निंग कंपनसेशन आर डिवाइडेड, ताकि बाद में जो भी कंट्रोवर्सी हो उससे बचा जा सके। तो इसलिए नेक्स्ट रूल नंबर 156 क्या कहता है जी? एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि वो अपने केस की प्रॉपर प्रिपरेशन करते हुए हर मुमकिन कोशिश करे ताकि वो अपने क्लाइंट का केस जो है वो जीत सके, फेयर होकर काम करे और अपने क्लाइंट के केस को जीते। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन है इम्प्रॉपर, इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर एन एडवोकेट टू एजर्ट हिज
पर्सनल बिलीफ एज एन आर्गूमेंट। देखा, पर्सनल बिलीफ के लिए वो आर्गूमेंट नहीं कर सकता, उसने विन करवाना है अपने क्लाइंट को। रूल नंबर 157 क्या कहता है कि जब एडवोकेट जो है वो एज अ विटनेस अपीयर हो रहा है किसी भी क्लाइंट के लिए, तो ऐसी सूरत में वो एडवोकेट इस क्लाइंट का केस छोड़ देगा और फिर ये क्लाइंट का केस कोई और एडवोकेट करेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था एडवोकेट कभी भी एज अ विटनेस के तौर पर अपीयर नहीं हो सकता। तो अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें कि जब ये स्टेटमेंट पेपर में आएगी, रूल नंबर 157 पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिस क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन की फॉर्म में अब हम देख लेते हैं जी क्या है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन यही देखें, एक्सेप्ट व्हेन एसेंशियल टू द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड एडवोकेट शुड टेस्टिफाइंग। देखा, उसको अवॉइड करना चाहिए इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। हाँ देखा, उससे पहले तो उसे अवॉइड करना चाहिए, बट अगर वो फिर भी जा रहा है तो फिर उसे इस चीज़ को देखना है। रूल नंबर जो 160 है जी, वो क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। एडवोकेट जो है वो किसी भी बंदे को एडवाइस नहीं देगा। मतलब कि अगर कोर्ट ने किसी बंदे को समन भेजा है और वो कोई ऐसा विटनेस है जिसकी गवाही इस केस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एडवोकेट ऐसा नहीं करेगा कि इस बंदे को ये कहे कि तुम कोर्ट के अंदर अपीयर ना हो, अगर कुछ भी हो गया तो कोर्ट तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला दे देगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, तो ये तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इस्टेब्लिश था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 163, किस चीज़ के बारे में बात करता है। यहाँ पर उस एडवोकेट की बात की गई है जो प्रोसिक्यूशन साइड से है। अब इसमें कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट की सबसे पहली ड्यूटी क्या है, या प्राइमरी ड्यूटी क्या है। उसने ये नहीं देखना है कि अगले बंदे को सजा दिलवाऊं मैं। इसका पर्पस क्या होना चाहिए कि अगर मैं कोर्ट के सामने आया हूँ तो मैंने ये देखना है कि जस्टिस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। उसने जस्टिस को ही प्रमोट करना है, और ये क्या है जी, प्राइमरी ड्यूटी है किसकी, एडवोकेट की। और ये रूल नंबर 163 जो है उसमें कहा गया है, और ये पेपर में अगर आएगा तो आपने कहना है कि बताना है कि एडवोकेट की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये है, ठीक है। तो उसमें ये अगर आ जाती है ये वाली स्टेटमेंट और ये वाले ऑप्शंस, तो आपने प्राइमरी ड्यूटी को ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 165 जो है वो क्या कहता है। अच्छा जी, रूल नंबर 165 की तरफ अब हम आते हैं। नॉन ऑब्जर्वेंस और डेफिएंस ऑफ डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल बाय एनी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन, तो उसका जो था राइट आंसर है रूल नंबर 166 पे हम आते हैं। ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, सॉरी वो स्किप हो गया, तो इसको देख लेते हैं। एक एडवोकेट की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो कोर्ट के अंदर पेश हो। जब कभी उसे कोर्ट के अंदर बुलाया जाए किसी भी केस से रिलेटेड, किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो वो कोर्ट के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो किसी वजह से एब्सेंट है तो उसे वहाँ पे अपना ऑल्टरनेटिव देना होगा। देखा आ गया नीचे, इसका राइट ऑप्शन है सेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स उसे करने होंगे। तो ये जी रूल नंबर 166 कहता है। नेक्स्ट रूल नंबर 167 क्या कहता है। अगर आप कोर्ट के अंदर अपनी किसी केस से रिलेटेड गए हो, इस कोर्ट में ऑलरेडी कोई केस चल रहा है और इस केस के अंदर ऐसा नहीं है कि आप अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दो वॉलंटेरीली, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो बात है रूल नंबर 167 में की गई है, ठीक है। हाँ, फर्दर इसमें कहा गया है कि अगर जो कोर्ट है वो आपसे कुछ पूछ रही है उस केस से रिलेटेड, फिर आपका ओपिनियन मांग रही है, तो फिर आप उस केस में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो इसका जो है राइट आंसर है ओपन कोर्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लॉ एट, देखिए बाय जो जुडिशियल ऑफिसर कॉल्ड अपॉन टू डू सो। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 168। रूल नंबर 168 में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। एक एडवोकेट ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा कोई भी केस किसी भी क्लाइंट का नहीं लेगा जिसका बेसिक पर्पस किसी दूसरे बंदे को हरास करना या किसी मैटर को डिले करना या इसको लटकाना है। यू नो समटाइम्स लॉयर के पास केसेस आते हैं, यार तुम इस केस को लटका रहने दो, ऐसा मैं इसको ख़त्म नहीं होने दो, जानबूझ के लोग करते हैं, तो इस चीज़ से मना किया गया है, ठीक है। तो देखा फॉर द पर्पज ऑफ harassing anyone, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाइक अगर पेपर में आ जाता है तो फिर आपने इसी पे टिक करना है। रूल नंबर 168 किस चीज़ के बारे में बात करता है। अंडर रूल 168 of the Pakistan Legal Practitioners and Bar Council Rules 1976, an advocate shall not accept employment or present harassing anyone or delaying any matter, but shall he take or present an appeal willfully to harass anyone or delay any matter। तो इसको हम अगर वो उसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अच्छा वो मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये है रूल नंबर 169। इसमें क्या बात हुई है।
एक एडवोकेट को अपनी अपोजिट पार्टी और अपनी अपोजिट पार्टी के बुलाए जाने वाले जितने भी विटनेसेस हैं इनको फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि अगर वो जी उसकी पार्टी के नहीं है तो वो किसी तरह भी ना डील करे। उसका पर्पस है कि उसने उन्हें फेयरनेस के साथ ही डील करना है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम रूल नंबर देखें 170 में क्या बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन होगा वो उसका वही होगा। नेक्स्ट जी, एडवोकेट को ऐसा केस ज़रूर रिफ्यूज़ करना चाहिए। कोई भी सिविल केस है जिसमें वो डिफेंस काउंसिल के तौर पर अपीयर हो रहा है उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट। और रूल नंबर 173 क्या कहते हैं कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने कमेटी या किसी बॉडी के सामने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि आपने अपनी शनाख्त जो है इसको डिस्क्लोज करना है। आपने इस बंदे को बताना है कि आप एक एडवोकेट हो और आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में इसके सामने पेश हुए हो। तो ये चीज़ जो है जी आपने करनी है अकॉर्डिंग टू रूल 173। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कम्युनिकेट विद। आपने कम्युनिकेट तो करना है बट अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके कि मेरा ये प्रोफेशन है। नेक्स्ट वो रूल नंबर 174 किस चीज़ के बारे में बात करता है जी, इसलिए कहते हैं कि दिस क्लॉज सिंपली सेज दैट अगर कोई एक बंदा था और वो किसी केस में एज अ जज रह चुका है अपने रिटायरमेंट के बाद, अब इसने अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन को कंटिन्यू किया है, ठीक है, तो वो ऐसे केस में एज एन एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकता जिसमें वो पहले जज रह चुका है। ये इसका उन्होंने बताया है जी। और इसका जो पेपर में आएगा वो राइट ऑप्शन इसका जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट होगा कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट करता है रिटायर होने के बाद तो ऐसे नहीं आएगा। अच्छा 174 ए में फर्दर यही बात की गई है कोई भी एडवोकेट अपने नाम के साथ अपना प्रीवियस डेजिग्नेशन यूज़ नहीं करेगा। आपने विजिटिंग कार्ड के तौर पर मतलब कि वो ये नहीं कह सकता कि एक्स रिटायर्ड जज या फिर एक्स अटॉर्नी जनरल वगैरह, वो ये सब कुछ नहीं लिख सकता। अच्छा रूल नंबर 175 भी बात करता है यानी जो एक एडवोकेट है इसके ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ हो ना वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। साइन बोर्ड जो होता है जिसके ऊपर उसने अपनी तमाम क्वालिफिकेशंस लिखी हुई तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक साइज बताया हुआ है कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसका जो जब हम पेपर में देखें इसका अगर ये क्वेश्चन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ गेट में का रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो साइन बोर्ड है उसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो वो जी इसका ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट जो है 175 ए में क्या बात हो रही है रूल नंबर जी, इसके अंदर जितने रूल्स वगैरह एक्सप्लेन किए गए हैं अगर कोई एडवोकेट इनको फॉलो नहीं करता या इनकी वायलेशन करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लायबल होगा। इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। देखा आपने, इसलिए आपने इन सब रूल्स को फॉलो करना है जितने भी हम लोग पढ़ के आए हैं, अदरवाइज आप के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखें आ भी गया नीचे ऑप्शन सी कंडक्ट एंड एटिकेट। तो अगर आपका ये रूल नंबर 175 ए क्या आता है तो फिर उसका जो है नेक्स्ट है जी रूल नंबर 175 बी। इसमें क्या बात हुई है, अगर तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं बाकी बार काउंसिलर को, तो अगर बाकी बार काउंसिलर या इनका कोई भी मेंबर कोई भी एडवोकेट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, इनको वायलेट करता है तो देन ही विल बी लॉयबल टू द ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखा, thank you so much students for watching this video. I hope so कि it will be proved very beneficial to all of you and it was very necessary for law GAT जिसमें हमने आज legal ethics को cover किया है। तो I hope so कि आप अच्छा थैंक्स फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS CSA जुडिशरी एंड 1 पेपर MCQs प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट काशफा 786। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।